अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सन्नान हसन और आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन के हवाले से हम 2 से 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आइडिया ओरिजिनेट कैसे हुआ, यूएन का कॉन्सेप्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज कर रही हैं, ये आइडिया ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। और फिर उसके बाद हम जो यूएन एक इंस्टीट्यूट है जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूट है, ये बन तो गया लेकिन उसके बाद इसको बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि पीस प्रमोट करना है। सो उसके साथ-साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि यूएन का जो रोल है कंटेम्परेरी वर्ल्ड में बेसिकली पीस को प्रमोट करना था। तो ये देखेंगे कि क्या आजकल जो है यूएन का जो रोल है पीस प्रमोट करने में वो किस हद तक इफेक्टिव हमें दिखाई देता है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। सो ओरिजिन डिस्कस करते हैं। ओरिजिन जब हम इसका डिस्कस करते हैं तो यूएन का इंस्टीट्यूट जब बनाया जाता है 1945 में, उससे पहले भी एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? ये ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक तरफ रियलिस्ट होते हैं, दे हैव द आइडिया कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये अनार्किक किस्म का इंटरनेशनल सिस्टम है, जहाँ पे अगर रियासतें चाहती हैं अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, अपनी रियासत को प्रोटेक्ट करना, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहती हैं, तो वो आर्म्स रेस के ऊपर फोकस करें, वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करें। उनकी मिलिट्री जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसके साथ-साथ उनके जो वेपन्स हैं उनके पास वो एक अच्छी खासी मिकदार में होने चाहिए, बिकॉज़ वो बिलीव करते हैं बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो ये जो आइडिया था इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर का, अलायंसेस का, ये काफ़ी हद तक डोमिनेट करता है दुनिया में बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 होती है, सो उसके बाद क्या होता है कि एक नया स्कूल ऑफ थॉट आता है। यानी कि कुछ लिबरलिस्ट आते हैं, कुछ यूटोपियन किस्म के आइडियाज़ लेकर आपके सामने कुछ फिलोसफर्स आते हैं जिनका ये कहना होता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दे कैन बी मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो वहाँ पे वो क्या करते हैं, लिबरलिस्ट लाइक वुड्रॉ विल्सन, वो क्या करते हैं, वो एक आइडिया देते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट का, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जिसके तहत कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये बताया जाता है कि किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड, ये लोग कहते हैं। सो लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है, लेकिन लीग ऑफ नेशन का जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर एक रियासत के खिलाफ कोई एग्रेशन एक रियासत के खिलाफ अगर कोई दूसरी रियासत एग्रेशन करती है, सो बाकी सारी रियासतें जो लीग ऑफ नेशन की हैं वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगी। लेकिन वो आइडिया फेल हो जाता है। सो जैसे वो फेल होता है उसके बाद यूनाइटेड नेशन आ जाती है। लीग ऑफ नेशन के फेलियर की बहुत सारी रीजंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रीजन जो थी वो वर्ल्ड वॉर 2 होना था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है इदारा इसलिए बनाया गया था कि आपने पीस प्रमोट करना है ग्लोबली, क्योंकि डेवस्टेशन इस हद तक मैसिव अमाउंट में होती है वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। सो जाहिर है कि जब वो इंस्टीट्यूट फेल हो जाता है तो हमारे सामने एक नया इंस्टीट्यूट आता है यूनाइटेड नेशन के हवाले से। और यूनाइटेड नेशन के हवाले से जब हम बात करें तो वो किसी हद तक पीस को प्रमोट करती है, क्योंकि हमें वर्ल्ड वॉर 3 जो है दुनिया में नहीं दिखाई देती। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि जो यूएन का रोल है इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और यूनाइटेड नेशन का जो रोल है पीस को प्रमोट करने में वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहा। उसके इसको डिस्कस करने के लिए हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई ग्लोबली जिनको बेसिकली यूएन जो है बेहतर तौर पे मैनेज नहीं कर सकी। जो पहली डेवलपमेंट है वो तो हम ये देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चाहे यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशंस अगर पास की गई तो अमेरिका ने उसको विटो कर दिया। और उसके अलावा अगर बेशक जो इजराइल है वो एक इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी हद तक जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें दिखाई दे रहा है मिडल ईस्ट में, वहाँ पे यूएन का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। यूएन उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में नाकाम हो चुकी है। यही नहीं, ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ज़ाहिर है मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से यूएन फेल हो चुकी है। जो यूएन का फ्यूचर है वो कोई इतना ब्राइट नहीं है। और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे पास वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें ज़ाहिर है एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यूरोपियन
कंट्रीज़ हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं, उनके दरमियान भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके दरमियान भी जो डिफरेंसेस है, उसको भी रिज़ॉल्व करने में यूएन फेल हो जाती है। यही रीज़न है कि फिर जो 2022 में एक इन्वेजन जो है की जाती है रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर, और अब तक उनका जो खार्किव रीजन है वहाँ पे काफ़ी हद तक जो ऑफेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, डेवास्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर भी अटैक होता है। सो एक जो दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है वो ये होता है कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में यूएन हमें फेल होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, इसके साथ-साथ यूएन जो है कुछ और भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी कि ग्लोबल साउथ के कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक कश्मीर हो या फिर आर्मीनिया, अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहाँ पे भी यूएन हमें फेल होती हुई दिखाई देती है क्योंकि उन कॉन्फ्लिक्ट को भी यूएन रिज़ॉल्व नहीं कर सकी। उसके अलावा यूएन के रोल को इस वजह से भी क्वेश्चन किया जाता है बिकॉज़ द कांसेप्ट ऑफ मल्टीलैटरलिज़्म जो है, इट इज़ अंडर असॉल्ट बेसिकली। और इसकी रीज़न ये है कि यूनिलैटरलिज़्म की जो अप्रोच हमें इंट्रोड्यूस कराई गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और पॉपुलिज्म का जो एक नैरेटिव है, जो फिलॉसफी है, वो हमें डोमिनेट होती हुई दिखाई दी पिछले 1-2 सालों में। उसकी वजह से अब यूनिलैटरलिज़्म ट्रंप से भी अगर पीछे आप चले जाएँ, तो यूनिलैटरलिज़्म जो है वो अमेरिका जो है इस तरह की पॉलिसी अपनाता रहा है। चाहे आप इराक की वॉर डिस्कस करते हो, तो वहाँ पे अमेरिका की यूनिलैटरलिज़्म बड़ी ही ऑब्वियस किस्म की आपको दिखाई देती है कि उन्होंने लाइक दे हैव मेड अ डिसीजन और फिर उन्होंने अटैक कर दिया इराक के ऊपर। यूएन जो था उस चीज़ को कंडेम कर रहा था, उस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से हमें पता चलता है कि किस हद तक इन एफिशिएंट और इनइफेक्टिव किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल पावर्स को किसी हद तक कंडेम नहीं कर पाती। उसके साथ-साथ जो यूएन का रोल है वो इस वजह से भी चैलेंज किया जा रहा है कि क्लाइमेट के हवाले से जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई, क्लाइमेट के हवाले से चाहे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ आपने कोप 28 जो है तक आप लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने क्लाइमेट के हवाले से किसी तरह की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। चाहे क्लाइमेट जस्टिस की डिबेट हो, उसको एड्रेस करने में जो कंसर्न्स हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, उसको एड्रेस करने में यूएन हमें पूरे तरीके से फेल होता हुआ दिखाई देता है। एक तो ये इश्यू है, और दूसरा इश्यू ये है हमारे पास कि यूएन में सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के दौरान दिया जाता है, रियासतों की सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट, वो बार-बार हमें चैलेंज होता हुआ दिखाई देता है। किस तरीके से हमें चैलेंज होता हुआ दिखाई देता है कि ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स के ऊपर अमेरिका एंड पर्टिकुलरली जो सुपर पावर्स हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड, और वो क्या करते हैं कि आपकी सोवरेनिटी को वो वायलेट करते हैं। चाहे आप अरब स्प्रिंग का इंसिडेंट डिस्कस करते हो, तो वहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व था और वहाँ पे रशिया इन्वॉल्व था, सीरिया में ये लोग इन्वॉल्व हैं। सो सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी आपने अपने यूनाइटेड नेशन के चार्टर में बिल्कुल वाज़े तौर पे लिख दी, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है, इंटरवेंशन जो है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं सुपर पावर्स जब भी उनका इंटरेस्ट जो है वो अलाइन करता होता है उसमें। सो एक तो ये हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि यूएन का जो फ्यूचर है वो ऐसा कोई इतना ब्राइट किस्म का नहीं है, और इसकी बड़ी डायर नीड है कि इसको रिफॉर्म किया जाए यूएन को। और रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? पहली पहली बात तो ये है कि जो वीटो पावर का कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस सारे के सारे इंस्टीट्यूट को दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये बनाया गया था तब पावर डायनामिक्स, इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वाज़ डिफरेंट। लेकिन आजकल का जो वर्ल्ड है इट इज़ पोलराइज्ड, और ये जो है काफ़ी हद तक डिफरेंट है। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या जहाँ पे डिजिटल डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, जहाँ पे डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिज्म की बात हो रही है। सो इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने में यूएन एज सच कोई इफेक्टिव हमें नहीं दिखाई दे रहा। सो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको दोबारा रीथिंक किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।